और आपकी ज़ुबान में जैसे पंजाबी कम और उर्दू ज़्यादा, इतनी अच्छी ये लैंग्वेज भाषा आपने कहाँ से सीखी? जी, ऐसा है कि मेरी पैदाइश परवरिश तो यूँ तो लुधियाने की ही है। मैं यहीं जैसे पुरानी सब्ज़ी मंडी में तवल्लुद या पैदा हुए थे और उसके 15 साल की उम्र पे बाहर अमेरिका चले गए थे। मैं तो यूँ कहूँगा कि प्रोफ़ेसोरा और जो वहाँ पे आला उस्ताद हैं जो उर्दू और फ़ारसी और संस्कृत और हर ज़बान के, वो बहुत ही आला दर्जे के। इंडिया से अगर उसका कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से भी बेहतर वो संस्कृत और उर्दू सिखा रहे हैं जो हमारी लैंग्वेज? अब यूँ कहेंगे कि उन्हें तवज्जो देना आता है इस ज़बानों को, इन ज़बानों को। उन्हें इसकी मतलब जैसे कहते हैं पंजाबी अहमियत या बुक़्क़त पंजाबी में कहते हैं, या अहमियत समझ नहीं आती है। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, जैसे आपका अगर मैं बात करूँ तो आप इतनी अच्छी ये ज़ुबान कैसे, जैसे उर्दू आप रहते हैं यूक्रेन में, चाहे आप इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन आपसे अगर बातचीत करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं बहुत बचपन से उधर रहे हैं या बहुत सालों से उधर हैं और आपकी ज़ुबान में जैसे पंजाबी कम और उर्दू ज़्यादा, इतनी अच्छी ये लैंग्वेज भाषा आपने कहाँ से सीखी? जी, ऐसा है कि मेरी पैदाइश परवरिश तो यूँ तो लुधियाने की ही है। मैं यहीं जैसे पुरानी सब्ज़ी मंडी में तवल्लुद या पैदा हुए थे और उसके 15 साल की उम्र पे बाहर अमेरिका चले गए थे। और यूँ है कि अब एक दरमियान जब पढ़ाई के हमने मेडिसिन पढ़ रहे थे, फिर उसे छोड़ के मेरा शौक़ दो तरफ था, एक शायरी की तरफ, एक सियासत की तरफ। तो उर्दू और फ़ारसी की जर्नी वहीं से अमेरिका से शुरू हुई। मैं तो यूँ कहूँगा कि प्रोफ़ेसोरा और जो वहाँ पे आला उस्ताद हैं जो उर्दू और फ़ारसी और संस्कृत और हर ज़बान के, वो बहुत ही आला दर्जे के हैं। और मतलब इतने क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि आप अमेरिका में रह के आपने उर्दू सीखी, फ़ारसी सीखी, चलो वो तो हम समझते हैं, लेकिन आप संस्कृत की भी बात कर रहे हैं कि संस्कृत आपने, जो हमारी ज़ुबान है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो आपने अमेरिका में रह के सीखी। और कहाँ से सीखी? जी, ऐसा है जैसे मैंने अपनी तालीम तरबियत पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में शुरू की थी, रिवरसाइड में। उसके बाद मैं मिशिगन में, फिर मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पढ़ना एक आदमी का सपना होता है, हर स्टूडेंट का मानिए तो सपना, ड्रीम है, और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने वहाँ पे उर्दू सीखी, वहाँ पे आप कह रहे हैं आपने फ़ारसी सीखी, वहाँ पे आप कह रहे हैं आपने संस्कृत सीखी, जिसे हम आज अगर मैं बात करूँ, बुरा शायद हमें लगेगा आप कि हम संस्कृत को शायद अपने एजुकेशन सिस्टम से ही निकाल चुके हैं। जी, ये मतलब ये तो बहुत ही दर्दनाक बात है कि हमने अपने ही जैसे मुल्क में अपनी ही ज़बानों को, जैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं, ज़बान किसी रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं होती है। तो उर्दू ज़बान को या फ़ारसी ज़बान को या संस्कृत ज़बान को, हिंदी को, किसी भी ज़बान को हिंदू या मुसलमान की ज़बान नहीं कहना चाहिए, किसी रीजन की कहना चाहिए। जैसे आपने पंजाबी की बात की, तो पंजाबी पंजाब की ज़बान है। उर्दू मौला जो उर्दू ज़बान है, वो यहीं की आवाम की ज़बान है, जो हमारे एरिया, हमारे दादे परदादे वो असलन गुरमुखी नहीं, शाहमुखी में पंजाबी लिखा करते थे और उर्दू को नस्तालीक नस्ख में लिखा करते थे। उन्हें हिंदुस्तानी ज़बान से मोहब्बत थी, उन्हें नहीं मालूम था कि ये स्क्रिप्ट हिंदी लिखनी या गुरमुखी लिखनी, वो तो सीखी गई है आज़ादी के बाद। तो हम क्यों फ़र्क करें जी। और हमने वहाँ देखा कि इतनी मोहब्बत है उन्हें इस संस्कृति से, इस तहज़ीब से, इस पूरी तारीख़ से, जो हिंदुस्तान की तारीख़ है इतनी लंबी है। हमने तो अभी यूक्रेन की 1000 साल की बात की, हमारी तो यूँ कहें तो तकरीबन 5000 साल तो मान के ही चलिए ना। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप, वो कहते हैं ना कई बार लंबी लंबी हाँक देते हैं, आपको संस्कृत नहीं आती। नहीं, यूँ तो कहें कि आप अब संस्कृत के जो शास्त्री होते हैं उनके सामने तो हम अपने चरण स्पर्श करेंगे, लेकिन यूँ तो अब आप अगर आप हमसे अगर कुछ आप देखें, अगर उर्दू के शायरी सुनना चाहेंगे या फ़ारसी की या कोई संस्कृत के श्लोक। संस्कृत का कुछ सुनना चाहूँगा। हम भी तो देखें, जो अमेरिका में आपने सीखा संस्कृत, जो हमारी संस्कृति है भारतीय की, तो एक हिंदुस्तानी ने अमेरिका में कैसे संस्कृत सीखी और क्या सीखा? ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र थोड़ा आपको सुनाया है। अगर आपको अब आपको अगर तो आप कहते हो कि अंग्रेज भी वहाँ पे संस्कृत सीखते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? उन्हें देखिए बहुत उन्हें मोहब्बत है ज्ञान से, उन्हें मोहब्बत है एक बहुत गहरी तहकीक या रिसर्च करने से कि जिसमें जिस ज़बान से कंप्यूटिंग सीखी गई, कंप्यूटिंग का ओरिजिन संस्कृत से होता है। जिस ज़बान से दुनिया को जिसे प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं, जिसे संस्कृत की ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर कहा जाता है। तो जिस तरह के आला स्कॉलर्स वहाँ होते हैं, वो उनका एक ही मोहब्बत होती है कि हम तय तक जाएं किसी भी नॉलेज के। और उन्हें संस्कृत में ऐसा लगता है कि बॉटमलेस वेल, जिसे कहते हैं ना कि जिस कुएं और खान में कोई अंत ही ना हो, कोई एंड ही ना हो, उन्हें वो नज़र आता है। तो उन्हें बहुत इसमें सीखने को मिलता है और उन्हें लगता है कि पूरी ज़बान को सारी मिलते हैं। तालीम जो मिलती है, मतलब आप इंडिया से अगर उसका कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से भी बेहतर वो संस्कृत और उर्दू सिखा रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषाएं हैं, हमारे दादा परदादा जिसको बोलते थे? अब यूँ कहेंगे कि उन्हें तवज्जो देना आता है इस ज़बानों को, इन ज़बानों को। उन्हें इसकी मतलब जैसे कहते हैं पंजाबी अहमियत या बुक़त पंजाबी में कहते हैं, या अहमियत समझनी आती है। और जो चीज़ का हम आज की तारीख़ में जैसे हिंदुस्तान में, मेरे ख़्याल में, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि थोड़ा सोशल मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि उसमें ख़्याल सिर्फ अंग्रेज़ी की तरफ जाता है कि सोशल मोबिलिटी। तो लेकिन अगर अपनी ही वजूद को कायम रखना है, अपनी ही हैसियत को पकड़ के रखना है, तो आपको ये बात भूलनी पड़ेगी और ये बात को समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप को नहीं जानोगे और अपने आप को जाना को मतलब आपके पूर्वज, अपने ही पूर्वज को जाना, अपनी तारीख को जाना, वो उसके बगैर नहीं बात बनेगी। जी, मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि मुझे जो लगता है कि शायद हम ये सुनते थे कि हमारे जो दादा परदादा हैं वो उर्दू में और फ़ारसी में बात करते थे या लिखते थे, लिखते पढ़ते थे, उसी में थे। संस्कृत की बात करूं तो मैंने भी 10वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ी है, लेकिन उसके बाद से अब अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ संस्कृत तो एजुकेशन सिस्टम से हटा ही दी गई है, और उर्दू और फ़ारसी तो मैंने ही नहीं पढ़ी, तो मैं अपने बच्चों से क्या उम्मीद करूँ? तो ऐसा नहीं लगता कि और अगर 2 दशक ऐसे ही निकल गए तो शायद हम अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति हम भूल ही जाएंगे, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी गायब ही हो जाएगी। और वहीं अमेरिका जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को, इनको तवज्जो दी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि इंशाल्लाह ये नहीं होगा। इंशाल्लाह कि हम, अगर खुदा की नेमत रहे, अगर भगवान की, ऊपर वाले की हम पे फ़ज़ल रहे कि हम अपनी तहज़ीब, अपनी ज़बान, अपनी जो वसीयत है उसे नहीं भूलेंगे। और हम तो यूँ अपनी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जैसे यूक्रेन में और यूएस और हर जगह मुल्कों में बाहर, हम उन्हें जैसे आज की डेट में तो व्हाट्सएप और यूँ चलते हैं ज़ूम, हम उन्हें पंजाबी की पूरी तालीम तरबियत देते हैं, हम उन्हें हिंदी की भी देते हैं। और वो बच्चे हमारे साथ में यूक्रेनियन, रशियन, फ्रेंच और बाकी ज़बानें तो जानते ही हैं, लेकिन अपनी ज़बानें नहीं भूलते। अपना वजूद कैसे समझेंगे, अपना जैसे चेहरा और अपना रंग और उसकी ज़बानें, वो जो जिसमें नानी और परदादी सबके बलिदान रहे हैं, वो कैसे भूलना चाहिए? वो नहीं भूलना चाहिए। हमने जो पार्टीशन में खोया वो उसे जागृत रखना है। सर, आप भारत पहुँचे हैं इस समय, तो यूक्रेन में एक तरफ युद्ध चल रहा है, तो किस तरह की उम्मीदें लेके आप भारत में आए हैं? किस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमें जो पता लगा आप शायद ट्रेड के लिए आए हैं, आप ग्रीन के एम्बेसडर बने हैं वहाँ पे, यूक्रेन ग्रीन के, तो किस तरह की आप उम्मीदें रखते हैं? मुझे बस 2 उम्मीदें हैं हिंदुस्तान से। एक तो उम्मीद कि आप यूक्रेन के लोगों और यूक्रेन के संघर्ष को इंडिपेंडेंटली समझें, यूक्रेन को एक सोवियत यूनियन का हिस्सा माने कि वो उस टाइम था और अब वो आज़ाद मुल्क है, लेकिन उसे सिर्फ़ एक रूस का छोटा भाई ना माने, उसे एक आज़ाद मुल्क समझें। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि
इतनी मुश्किलों में गुज़रते वक्त यूक्रेन दुनिया का सोच रहा है। हम उसी के सफ़ीर हैं, उसी के राजदूत हैं कि यूक्रेन अफ्रीका, यमन, अफ़गानिस्तान जितने भी मज़लूम मुल्क हैं उनको मदद देना चाहता है फ्री में। सिर्फ जो ट्रांज़िट फ़ीस है वो यूएस और यूरोप कवर कर रहा है, तो हम इसके भी थोड़े से अप्रिशिएटिव बने। मैं आपके आम जनता और आवाम से ही दरख्वास्त करूँगा कि आप यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट नज़रिए से सोचें दोबारा, इसको ये जो गलत फहमियाँ बन गई हैं उन्हें दूर किया जाए। इन सब में आपने एक चीज़ कही कि आपका दूसरा एक लव शायरी भी था, तो सर पूरे में मुलाकात का अंत जो है कुछ शायरी से हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को, आवाम को, जो देश दुनिया की आवाम आपको सुन रही है। जी, मैं एक नज़म सुनाता हूँ अगर आप इजाज़त देते हो। ये मेरी एक छोटी सी नज़म है, मेरा खोया हुआ वतन। खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, था जो खुदा कभी बन गया महज सनम। खो गया कहीं मेरा दोस्त मेरा वतन, था जो खुदा कभी बन गया महज सनम। चमन में थी न खुशबू न सरोवर में चांद, चमन में थी न खुशबू न सरोवर में चांद, खाक में थी न रंजिश न पत्थर में जान। बोया था जो बीज उखड़ नहीं पड़ता है आज, बोया था जो बीज उखड़ नहीं पड़ता है आज, चीरी थी जो चादर पिरोती नहीं है आज। हाँ सोचा था फुरकत में मोहब्बत जवां होती है, हाँ सोचा था साए में भी सोहबत जिया करती है। तो ये एक छोटी सी टिप्पणी या छोटी सी एक नज़म है जिसे कहा जाता है कि अगर कोई गलत बीज बोया जाए उसे निकालना जब वो दरख्त बन जाए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी बस एक मोहब्बत के बीज हम बोए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर मानव सचदेवा, जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन यूक्रेन के ग्लोबल एम्बेसडर हैं, और इनसे बहुत सारी चीज़ों पे आज रोशनी हुई। बहुत खुद को ताज्जुब हुआ कि जो हमारी खुद की ज़ुबानें हैं, हमारे पूर्वजों की ज़ुबानें हैं, उसको शायद आज हम भूल चुके हैं, हमारा सिस्टम भुलाता जा रहा है। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी जो एक यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ना एक सपना होता है होनहार स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वहाँ पे उसको इतनी तवज्जो दी जा रही है। और भी बहुत सारे मुद्दों पे इनसे बात आगे भी करने का प्रयास करते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें।